20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया एक अलग ही दौर से गुजर रही थी। उस समय भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का साया था और अंग्रेज इस अहंकार में चूर थे कि उन्होंने भारत को सभ्य बनाया है। उनका दावा था कि भारत का अपना कोई महान इतिहास नहीं है और अंग्रेजी राज ही यहाँ संस्कृति लेकर आया है। लेकिन वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं उसके नीचे एक ऐसी सभ्यता सो रही थी जो जब जागी तो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी की असली शुरुआत 1820 के दशक में होती है, जब जेम्स लुइस नाम का एक अंग्रेज सिपाही कंपनी की फौज से तंग आकर भाग खड़ा हुआ। उसने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मेसन रख लिया और एक बंजारे की तरह हिंदुस्तान की खाक छानने लगा। मेसन को पुराने खंडहरों और इतिहास में बड़ी दिलचस्पी थी। 1829 में वह पंजाब के साहिवाल जिले में एक ऊंचे टीले के पास पहुंचा। वहां उसने ईंटों के विशाल खंडहर देखे। उसने अपनी किताब हड़प्पा में आगमन में इसका जिक्र तो किया, लेकिन उसे लगा कि यह शायद सिकंदर के जमाने का कोई पुराना किला है। मेसन उस समय यह सोच भी नहीं सकता था कि उसने मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज की दहलीज पर कदम रख दिया है। दशकों तक ये टीले खामोश रहे। फिर 1853 और 1856 में भारतीय पुरातत्व का जनक कहे जाने वाले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का दौरा किया। कनिंघम को वहाँ से कुछ पत्थर की अनोखी मोहरें मिली जिन पर एक अजीब सा जानवर और कुछ अज्ञात लिपि खुदी थी। कनिंघम हैरान थे क्योंकि ये मोहरें भारत में पाए जाने वाले किसी भी अन्य कालखंड से मेल नहीं खाती थीं। हालांकि पटरी बिछाने के काम के दौरान ठेकेदारों ने उन बेशकीमती ईंटों को गिट्टी समझकर उखाड़ दिया, जिससे इस सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। असली धमाका तब हुआ जब 1902 में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुखिया बने। उनके नेतृत्व में 1920 के दशक में व्यवस्थित खुदाई का काम शुरू हुआ। 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और वहाँ से जो कुछ निकला उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर बाहर आ रहा था। अभी दुनिया इस खबर को हजम ही कर रही थी कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से करीब 590 कोस दूर सिंधु नदी के किनारे एक और जगह खोजी, मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। यहाँ से भी वैसी ही ईंटें, वैसे ही बर्तन और वैसी ही मोहरें मिली। मार्शल ने 1924 में लंदन की एक पत्रिका में आधिकारिक घोषणा की कि भारत में एक ऐसी प्राचीन सभ्यता मिली है जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के बराबर पुरानी है। खोज का यह सिलसिला थमा नहीं। बाद में राखीगढ़ी, धोलावीरा और लोथल जैसे सैकड़ों शहरों का पता चला। हालिया खोज तो यह तक कहती है कि यह सभ्यता 5000 नहीं बल्कि 8000 साल पुरानी हो सकती है। इस खोज ने अंग्रेजों के उस तर्क को मिट्टी में मिला दिया कि भारत का इतिहास उनसे शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता ने साबित किया कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग कबीलों में रह रहे थे, तब भारत के पास सुनियोजित शहर, पक्की ईंटों के मकान और दुनिया की सबसे बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था थी। मिट्टी के नीचे दबे इन खंडहरों ने न केवल ईंट पत्थर उगलना शुरू किया बल्कि एक ऐसी गौरवशाली कहानी सुनानी शुरू की जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कल्पना कीजिए कि आप समय की मशीन में बैठकर 4500 साल पीछे चले गए हैं। आप एक ऐसे शहर की गलियों में खड़े हैं जहां शोर शराबा नहीं बल्कि एक व्यवस्थित अनुशासन है। सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि 2 बैलगाड़ियां आसानी से निकल सकें और गलियां एक दूसरे को बिल्कुल 90 अंश के कोण पर काट रही हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक आम शहर है। सिंधु घाटी के लोगों ने अपने शहरों को जाल जैसी योजना पर बसाया था। उनकी नगर योजना इतनी सटीक थी कि आज के आधुनिक निर्माता भी उसे देखकर दंग रह जाते हैं। शहर को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहला हिस्सा था दुर्ग, जो एक ऊंचे चबूतरे पर बना था। यहाँ शहर की सबसे महत्वपूर्ण इमारतें जैसे अन्न भंडार और सभा भवन होते थे। दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जहां आम नागरिक रहते थे। इन दोनों हिस्सों के चारों ओर पक्की ईंटों की विशाल दीवारें होती थीं, जो न केवल हमलावरों से बल्कि सिंधु नदी की विनाशकारी बाढ़ और जंगली जानवरों से भी सुरक्षा प्रदान करती थीं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत उनकी ईंटें थीं। चाहे शहर हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो या हजारों कोस दूर गुजरात का लोथल, हर जगह ईंटों का आकार और अनुपात 4:2:1 जैसा था। यह उस समय की एक अद्भुत समानता की मिसाल है। लोग धूप में सुखाकर नहीं बल्कि भट्टियों में पकाकर ईंटें बनाते थे, जिससे उनके घर हजारों साल बाद भी मजबूती से खड़े रहे। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान एक विशाल स्नान कुंड मिला, जिसे महान स्नान घर कहा जाता है। यह करीब 900 वर्ग फीट में फैला था। इसकी गहराई 8 फीट थी और इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां बनी थीं। इसे जलरोधी बनाने के लिए ईंटों के ऊपर प्राकृतिक राल की परत चढ़ाई गई थी। पास ही एक कुआं था जिससे ताजा पानी भरा जाता था और गंदे पानी के निकास के लिए बड़ी नालियां थीं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या विशेष
विशेष उत्सवों के लिए किया जाता होगा। इस सभ्यता के पास दुनिया की सबसे उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। हर घर के अंदर अपना स्नान घर और शौचालय होता था, जिसकी नालियां ढकी हुई गलियों की नालियों से जुड़ी थीं। ये नालियां आगे जाकर शहर के मुख्य गंदे नाले में मिलती थीं। जगह जगह सफाई के लिए गड्ढे बनाए गए थे। सड़क के किनारों पर कूड़ा फेंकने के लिए मिट्टी के पात्र रखे जाते थे और शहरों के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े सूचना पट्ट लगे होते थे। साफ सफाई के प्रति ऐसी जागरूकता उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी बड़ी बनावट। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ से किसी राजा के महल, किसी बड़ी मूर्ति या सेना के हथियारों का कोई सबूत नहीं मिला। मेसोपोटामिया और मिस्र में जहाँ राजाओं की बड़ी बड़ी समाधियाँ और मूर्तियाँ मिलती हैं, सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। ऐसा लगता है कि यहाँ का शासन शायद व्यापारियों या नगर परिषदों के हाथ में था। समाज में अमीर गरीब का भेद तो था, लेकिन वे मिलजुल कर रहते थे। उनके पास वजन तौलने के लिए एक समान पत्थर के बांट थे जो 16 के अनुपात में चलते थे। सिंधु घाटी के शहरों ने यह साबित किया कि खुशहाली और तरक्की के लिए युद्ध या तलवार की नहीं, बल्कि सही योजना और नागरिक अनुशासन की जरूरत होती है। सिंधु घाटी के लोग केवल काम ही नहीं करते थे, बल्कि वे जीवन का पूरा आनंद लेना जानते थे। उनके भोजन की थाली बहुत समृद्ध थी। वे लोग केवल शाकाहारी नहीं थे, बल्कि नदियों से पकड़ी गई मछलियाँ, कछुए और हिरण का मांस भी उनके आहार का हिस्सा था। वे लोग दूध और उससे बनी चीजों का उपयोग करते थे। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास विशाल कोठार थे, जहां वे संकट के समय के लिए गेहूं और जौ बचाकर रखते थे। उनकी रसोई में पत्थर के ओखली और मूसल पाए गए हैं, जो बताते हैं कि वे मसालों को कूटकर उनका स्वाद लेना जानते थे। मनोरंजन के मामले में भी वे बहुत आगे थे। खुदाई में मिट्टी के पासे मिले हैं, जो बताते हैं कि वे लोग जुआ या शतरंज जैसा कोई खेल खेलते थे। बच्चों के खिलौने तो इतने आधुनिक थे कि आज के प्लास्टिक के खिलौने भी उनके सामने फीके लगते हैं। पहियों वाली मिट्टी की गाड़ियाँ, सिर हिलाने वाले बैल और सीटी बजने वाले पक्षी उनके खिलौना उद्योग की कुशलता दर्शाते हैं। वे लोग संगीत और नृत्य के भी प्रेमी थे। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्त ने यह साबित किया कि उस समय नृत्य एक विकसित कला थी। उनके पास तांबे के बने दर्पण थे, जिनमें वे सजते संवरते थे। महिलाएं आंखों में काजल और होठों पर रंग लगाती थीं। वे लोग हाथी दांत की कंघियां इस्तेमाल करते थे और उनके बालों को बांधने के तरीके बहुत जटिल और सुंदर थे। उनकी शिल्पकारी केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। चन्हुदड़ो जैसे छोटे शहर में माला के दाने बनाने के बड़े कारखाने मिले हैं, जहां कीमती पत्थरों को तराशकर उनमें महीन छेद किए जाते थे। वे लोग रंगों के जादूगर थे और मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से शानदार चित्रकारी करते थे। उनकी समुद्री यात्राएं भी हैरत अंगेज थीं। लोथल के बंदरगाह पर वे रात के समय दिशा जानने के लिए शायद आग के ऊंचे स्तंभों का उपयोग करते थे। उनके जहाज ज्वार भाटा की शक्ति को समझते थे और उसी के अनुसार समुद्र में उतरते थे। वे लोग केवल धरती पर नहीं, बल्कि आसमान पर भी नजर रखते थे। उन्होंने ग्रहों की चाल के अनुसार अपने पंचांग बनाए होंगे। सिंधु घाटी की यह समृद्धि किसी राजा के आदेश से नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और विश्वास से उपजी थी। वहाँ के लोग शांति की कीमत जानते थे और शायद इसीलिए उन्होंने दीवारों के बजाय नालियों और सड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ पक्की ईंटों और नालियों का समूह नहीं थी, बल्कि यह अपने समय की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति थी। यहाँ के लोग न केवल कुशल निर्माता थे, बल्कि वे चतुर व्यापारी और बेहतरीन कलाकार भी थे। इस महान साम्राज्य की समृद्धि का असली राज सिंधु नदी की उपजाऊ मिट्टी में छिपा था। हर साल जब नदी में बाढ़ आती थी, तो वह अपने साथ बेशकीमती मिट्टी लेकर आती थी। यहाँ के किसान गेहूं, जौ, सरसों और मटर जैसी फसलें उगाते थे, लेकिन दुनिया को इस सभ्यता की सबसे बड़ी देन थी कपास। सिंधु घाटी के लोग दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने कपास की खेती करना और उससे कपड़ा बुनना सीखा। उन्होंने सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का ऐसा जाल बनाया था कि अकाल का डर लगभग खत्म हो गया था। प्राचीन मेसोपोटामिया के शिलालेखों में एक रहस्यमयी देश मेलुहा का जिक्र मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मेलुहा कोई और नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। कल्पना कीजिए, आज से 4,500 साल पहले सिंधु घाटी की नावें अरब सागर की लहरों को चीरती हुई मेसोपोटामिया के तटों तक पहुंचती थीं। गुजरात का लोथल दुनिया का पहला मानव निर्मित गोदीबाड़ा था। यहाँ से हाथी दांत की बनी चीजें, कीमती पत्थर, तांबा और बेशकीमती लकड़ियाँ भेजी जाती थीं। बदले में भारत में सोना, चांदी और ऊन आता था। व्यापार को सुचारू बनाने के लिए उन्होंने बाट और माप की एक ऐसी प्रणाली विकसित की थी जो पूरे साम्राज्य में एक जैसी थी। उनके पत्थर के बाट बहुत सटीक थे। खुदाई में मिली हजारों मोहरें इस सभ्यता की व्यापारिक समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये मोहरें पहचान का काम करती थीं। जब सामान की बोरियां भेजी जाती थीं, तो उनके ऊपर गीली मिट्टी लगाकर मुहर दबा दी जाती थी। अगर मुहर सलामत है, तो इसका मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। इन मुहरों पर बने एक सींग वाले जानवर, हाथी और बैल की आकृतियां उनकी कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी के लोग
सजावट के शौकीन थे। खुदाई में मिले आभूषणों जैसे सोने के हार, चांदी की चूड़ियां और कीमती पत्थरों के दानों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही गहने पहनते थे। चन्हुदड़ो नाम का शहर तो माला के दने बनाने की बहुत बड़ी जगह था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है नाचती हुई लड़की की कांसे की मूर्त। पिघली धातु को सांचे में ढालने की तकनीक से बनी यह मूर्ति उनके विज्ञान के ज्ञान को दिखाती है। वहीं दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर की मूर्ति उनकी कला का बेजोड़ नमूना है, जिसमें उनके कपड़ों पर की गई नक्काशी तक साफ नजर आती है। यहाँ के लोग किसी मंदिर में पूजा नहीं करते थे, बल्कि वे प्रकृति के उपासक थे। वे पीपल के पेड़, सांपों और जानवरों की पूजा करते थे। एक प्रसिद्ध मुहर मिली है जहाँ एक योगी जानवरों से घिरा हुआ बैठा है। पत्थर की मूर्तियाँ बताती हैं कि समाज में महिलाओं का स्थान बहुत ऊंचा था और वे शक्ति की पूजा करते थे। उनकी धार्मिक सोच बहुत ही व्यावहारिक थी। वे नदियों को जीवन देने वाली माता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। कालीबंगन और लोथल जैसे स्थानों पर मिली हवन कुंडों की कतारें बताती हैं कि वे लोग अग्नि की पवित्रता में भी विश्वास रखते थे। उनके पास तावीज और गंडे भी मिले हैं जो इशारा करते हैं कि वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए कुछ टोने टोटके भी जानते थे। उनकी जीवन शैली इतनी संतुलित थी कि हर व्यक्ति के पास रहने के लिए सम्मानजनक स्थान था। श्रमिक आवासों की कतारें बताती हैं कि मजदूरों के कल्याण का भी ध्यान रखा जाता था। उनकी नगर व्यवस्था में कहीं भी कचरा बिखरा हुआ नहीं मिला, जो यह साबित करता है कि वे लोग स्वच्छता को ईश्वर के करीब मानते थे। यह सभ्यता केवल ईंटों का ढेर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सोच थी जो समय से बहुत आगे थी। आज के महानगरों को भी सिंधु घाटी के उन प्राचीन शहरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जहां प्रकृति और प्रगति दोनों एक साथ चलते थे। सिंधु घाटी की संस्कृति ने यह सिखाया कि कैसे व्यापार और कला के दम पर एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज खड़ा किया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हंसती खेलती सभ्यता को खामोश कर दिया। इतिहास के पन्नों में सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी अनसुलझी पहेली की तरह है जिसका अंतिम पाठ आज भी अधूरा है। हमने उनके शानदार शहरों को देखा, उनके व्यापारिक कौशल को समझा, लेकिन एक चीज ऐसी है जो पिछले 100 सालों से दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों को चुनौती दे रही है, उनकी भाषा। सिंधु घाटी के लोगों ने हजारों मोहरों, तांबे की पट्टियों और बर्तनों पर अपनी लिखावट छोड़ी है। इसमें लगभग 400 से 500 अलग अलग संकेत हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि उनकी लिखावट का हर संकेत किसी शब्द या ध्वनि को दर्शाता है। दिलचस्प बात यह है कि वे बाएं से दाएं नहीं, बल्कि दाएं से बाएं लिखते थे। इतिहासकारों को यह पता तब चला जब उन्होंने देखा कि लिखावट के बाईं ओर अक्षर अक्सर चिपक गए हैं। जैसे जगह कम पड़ने पर हम अंत में छोटे अक्षर लिखते हैं। मिस्र की लिखावट को इसलिए पढ़ा जा सका क्योंकि वहाँ एक ऐसा पत्थर मिला था जिस पर एक ही बात 3 अलग भाषाओं में लिखी थी। लेकिन सिंधु घाटी के लिए हमें अब तक कोई ऐसा सहारा नहीं मिला। इस लिखावट को समझने की कोशिश आज भी जारी है, जो यह बताता है कि यह गुत्थी आज भी कितनी गहरी है। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस महान सभ्यता में दरारें पड़नी शुरू हुई। अचानक शहरों की व्यवस्था बिगड़ने लगी। जल निकासी का रास्ता कचरे से भर गया और दूसरे देशों के साथ होने वाला व्यापार बंद हो गया। 1800 ईसा पूर्व तक आते आते बड़े शहर खाली होने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने 5000 साल से टिकी इस सभ्यता को खत्म कर दिया? इसके पीछे कई बातें कही जाती हैं। पहली यह कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, या फिर वह महान सरस्वती नदी सूख गई जिसके किनारे सबसे ज्यादा बस्तियां बसी थीं। पानी खत्म हुआ तो खेती चौपट हो गई और लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। दूसरी बात यह है कि मोहनजोदड़ो कम से कम 9 बार बाढ़ में डूबा और फिर से बसाया गया। शायद बार बार आने वाली बाढ़ और भीषण भूकंपों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। तीसरी बात यह है कि मौसम के बदलने से बारिश कम हो गई। ईंटें पकाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने वातावरण को और बिगाड़ दिया, जिससे अकाल पड़ गया। चौथी बात यह कि कुछ कंकालों की जांच में बीमारियों के लक्षण मिले हैं। मुमकिन है कि किसी बेकाबू बीमारी ने